नमस्कार जन टीवी, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे शेल्टर्स होम्स या एनजीओस के माध्यम से चाइल्ड केयर हाउस या जिस तरह की चीजें चला दी जाती हैं, एक के बाद वर्षों से कई स्कैम सामने आ रहे हैं। जितने दिन मुद्दा गर्म रहता है उतने दिन तक चीजें मीडिया ट्रायल समझे, पुलिस और जांच एजेंसियां हैं उनका एक्टिव रहना, लेकिन उसके बाद होता क्या है? क्या सरकार सबक लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन सबक लेते हैं, हम लोग सबक लेते हैं? ये बड़ा सवाल है। आखिर इन घटनाओं को रोका जाना क्या हमारे बूते से बाहर की स्थिति हो गई है? ऐसा हो क्या रहा है कि ये घटनाएं रुक नहीं पा रही, एक के बाद एक। स्थिति यह है कि जो बालिका गृह है जहां पे सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए, सुधार के नाम पे रखा जाए, वो ऐसगा बनते जा रहे हैं। आखिर इस पर लगाम कैसे लगे, यही हमारा मजमून है और जिम्मेदार कौन है इसके लिए, ये बात करेंगे। हम आपको आज के एजेंडे का मजमून दिखाएंगे और उसके बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं, वो भी दीक्षित जी हमारे साथ में हैं जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मजमून दिखाते हैं, फिर लौटते हैं पैनल पे। भारत में बेटी को देवी अवतार मानकर पूजने की परंपरा है, लेकिन इन दिनों दो ऐसी घटनाएं देश में घटी हैं जिनसे बेटी की सुरक्षा को लेकर हमारा सर शर्म से झुक गया है। जी हां, जिन बालिका गृहों में बच्चियों को सुरक्षित मानकर भेजा जाता रहा है, वे ही इन अबोध बालिकाओं का सौदा करने से नहीं चूक रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के देवरिया में बालिका गृह के जो हालात दुनिया के सामने आए हैं, वे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में सरकार किस कदर इन बालिका गृहों की तरफ से लापरवाह है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं। जो गड़बड़ करेगा वो बचेगा, अंदर जाएगा, उसको बचाने वाला भी नहीं बचेगा, वो भी अंदर जाएगा। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, आज तक नहीं किया है कोई समझौता, चिंता मत करिए। और बाकी हम ही को गाली देना तो दीजिए ना भाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में न जाने कितने वक्त से वहां रहने वाली बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा था, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की टीम की कोशिश ने वहां के घिनौने चेहरे को सामने ला दिया। इसी घटना के बाद यूपी के देवरिया का भी मामला सामने आया। बिहार और यूपी ही नहीं, देश के कई हिस्सों में ऐसे बालिका गृह चल रहे हैं। राजस्थान में भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बालिका गृह में फैली अनियमितताओं को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। घटी और तुरंत ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया। उतना नहीं, सीबीआई को जांच भी करने के लिए सुपुर्द किया गया और हाई कोर्ट में प्ले करके उसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था हाई कोर्ट करे। ये वैसा ही सरकार कर सकता है। किसी भी हालत में अपराधी बलात्कारी को छोड़ने वाले नहीं है। इस घटना के बाद केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्रों में चल रही संस्थाओं का दौरा करने की सलाह दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसी घटना के बाद ही सरकार और प्रशासन क्यों जागता है? जिन बच्चियों ने ये सब झेला है, उनका क्या दोष था? बच्चियों को पढ़ाने और बढ़ाने वाली सरकार के वादे ऐसी घटनाओं के बाद थोथे नजर आने लगते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि अब किसी बच्ची को बालिका गृह में इस तरह के घिनौने कृत्यों का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन बहुत अच्छा है और कहा भी जाता है कि जब सरकार जो एजेंडा बनाती है, कानून बनाती है, एक संरक्षण देती है, अगर वो ये स्लोगन देती है तो निश्चित रूप से हम लोग ये मान के चलते हैं कि बच्चे बच्चियां बहुत काफी हद तक महफूज हैं। और लेकिन हालात जो सामने आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले। चलिए, योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में। जोशी साहब, एक के बाद और ये दावा आज कोई नहीं कर सकता है कि आखिरी घटना है। साधु संतों के आश्रम में बाल आश्रम चल रहे हैं, बच्चियों के स्कूल्स कॉलेज चल रहे हैं। मेनका गांधी आगाह कर चुके हैं राज्यों को, उसके बावजूद भी एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। इसी तरह से बापू आसाराम का एक केस आपके सामने आया। हाल ही में अभी जो मदन दाती, उनके यहां पे केस सामने आया। और रोचक बात ये देखिए, राजसमंद में पिछले दिनों ही एक होटल में 100 के आसपास बच्चियां, 80, 60,
60-70 जितनी भी बच्चियां मिली हैं वो बच्चियां मिली, काफी लंबे समय तक उनको बताया नहीं गया कि कौन है, कहां से है, एक कमरे में कितनी बच्चियां। क्या ऐसा संभव है या ऐसा लगता है आपको कि बिल्कुल अभी लाइलाज बीमारी हो रही है, या जानबूझ करके हम आंख मूंदे बैठे हैं और इस लगातार हम सहन किए जा रहे हैं? योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। हमारे यहां बाल कल्याण विभाग भी है और मंत्रालय भी है। मैं समझता हूं इसको जो है इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना महत्व अन्य विभागों को दिया जाता है। इसी तरह से स्त्रियों के संबंध के हैं जो उनके शेल्टर हाउस बने हुए हैं, इसी तरह से वृद्धों के लिए भी बने हुए हैं। तो जितने एनजीओज काम करते हैं, ये एनजीओज सरकार से पैसा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे के उत्तर में ये उतनी सहूलियतें उसको नहीं देते हैं। इसी तरह से बच्चों का है, जैसे बाल कल्याण विभाग के माध्यम से ये बाल शेल्टर चलते हैं, तो वहां चेकिंग अधिकारी वो समय पे चेक नहीं करता है, वहां जाकर के देखता नहीं है, रजिस्टरों को नहीं देखता है, बच्चों से बात नहीं करता है। मूक बधिर जो शेल्टर हाउस है, मूक बधिर विद्यालय है, उनकी ये हालत है कि जहां पर जिन विभागों को काम करना चाहिए वो विभाग काम नहीं करते हैं। मेरा सबमिशन यह है कि इन विभागों को तत्परता से आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब पब्लिक जब इसके ऊपर एजिटेशन करती है, जब जाके हमारी आंखें खुलती है। कई बच्चे, कई बालिकाएं गायब हैं, मतलब उनके मां बापों से कई सालों से हाई कोर्ट कहती है पुलिस को कि इनको लेके आओ, लेकिन पुलिस के कान पे जू नहीं रेंगती है। पुलिस क्या करे, पुलिस के पास काम ज्यादा है। तो हमारे राजनेता क्या करें? राजनेताओं की इच्छा शक्ति कम है। ये इस तरह की हुआ वो चारों तरफ से चली आ रही है, जिसका कारण यह है कि बच्चे, स्त्रियां, लेडीज और जो मूक बधिर हैं, ये उन लोगों के शिकार हो जाते हैं और शेल्टर हाउस दूसरा काम का शेल्टर करने लग जाते हैं। और इनकी चूंकि समय पे जांच नहीं होती है और समय पे ये विभाग उन पर कार्रवाई नहीं करता है, उसका नतीजा ये है जो आप रोज देख रहे हैं। और ये जब तक सतर्कता नहीं बरती जाएगी, ये काम रुकेगा नहीं। जी, तो इसमें किसी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन उसके एरिया में। अभी लगातार ये बात कही जाती है कि किराएदार का वेरिफिकेशन होना चाहिए, घरेलू नौकर का वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या इन शेल्टर होम्स की जानकारी प्रशासन को होती है कि मेरे इलाके में कहां पे चल रहा है, कहीं गोपनीय तो नहीं चल रहा है, कितने बच्चे रह रहे हैं, उसकी कभी कभी कोई जाके उसकी जांच करे, एडीएम करे, एसडीएम करे, कलेक्टर करे, विभाग के अधिकारी जाकर के करें? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलेक्टर के अंडर में ये विभाग आता है जो जिले का विभाग चलता है, और इसके जांच अधिकारी भी वहां उनके पास मौजूद हैं जो इनको, इन शेल्टर होम्स को पैसा प्रोवाइड कराते हैं। अगर जिला कलेक्टर या कमिश्नर इनको चाहे तो इनके ऊपर कंट्रोल लगाया जा सकता है। वो जाकर के समय समय पर इनको चेक करें, और मजिस्ट्रेट भी इनको समय समय पर चेक करने को अधिकृत हैं। साथ ही पुलिस वालों को किसी ने रोका नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि साहब किराएदारों की सूचना रखिए, तो कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस करती है। इसी तरह से बाल कल्याण के जितने चल रहे हैं शेल्टर हाउस, उनको भी पुलिस चेक कर सकती है, लेकिन एक निश्चित सीमा हो पुलिस के कार्य की कि साहब पुलिस को ये काम करना है तो पुलिस वो काम करेगी। पुलिस को यह भी कहा जाता है, आजकल कहने लग गए कि जितने वृद्ध हों उनसे साहब वहां का जो कांस्टेबल है, बीट अधिकारी, वो वृद्धों से पूछे कि अकेले रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उनको क्या परेशानी क्या नहीं है। आप समझ सकते हैं पुलिस के ऊपर कितनी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। और जो संस्थाएं इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर बनी हुई है, वो संस्थाएं निकम्मी और निष्ठ हो गई है, उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो साथ ही हमारे जो राजनेता हैं, इनको आप देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, 24 घंटे राजनीति के अलावा कोई काम नहीं है, चुनाव के अलावा कोई काम नहीं है। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल चुनाव होते हैं, तो ये राजनेता सरकार चलाते कब होंगे? यही कारण है कि न तो इन राजनेताओं का जो सरकार चलाने वाले हैं, इनको हमारे देश की किसी प्रकार की संस्थाएं, किसी और संस्थाएं, पुलिस पर कंट्रोल नहीं है। अब बताओ, 45 लाख रुपए लेते पकड़े गए। हमने जिंदगी में पैसा नहीं देखा 45 लाख रुपए। अब ये पकड़ कैसे रहे? क्योंकि इनका जो कंट्रोल है वो सही कंट्रोल नहीं है, और उसके ऊपर कंट्रोल सही नहीं है। जी हजूरी करने वाले पदस्थापित होते हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। चलिए, बॉबी जी हमारे साथ में। बॉबी जी, आप लंबे समय तक देखते हैं, काउंसलिंग भी करती हैं।
वजह क्या है कि ये चीजें बिल्कुल इस तरह से होती जा रही हैं जैसे मैसेज ये जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल में सब होती हैं, गवर्नमेंट से बड़ा कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ताकत हो। तो मुझे लगता है कि कंट्रोल में की जाने वाली चीज है लेकिन हो नहीं पा रही है। कभी कुछ कोशिश की आप लोगों ने कि वजह क्या है इसकी? जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर मतलब सरकार इस चुनावी क्षेत्र में इतनी उलझी हुई है, और जब ये घटनाएं हो जाती है मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू कोई ऐसा जरिया होता है जब जाके हाईलाइट होती है तब लोग बाग जागते हैं। ये बात सच है कि जब अधिकारियों को ये पता रहता है कि रोम इस तरह के हैं और एक बार अगर इस तरह की अगर जांच हो गई और उसके बाद वो संतुष्ट होकर बैठ गए तो क्या इसको हम ये मान लें कि हाँ यहाँ पे ये मतलब सिस्टम ठीक से चलेगा। समय समय पे उनकी जांच भी होनी चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हो नियंत्रण की, अब नियंत्रण के लिए कानून को बहुत सख्त करना पड़ेगा। नियंत्रण होना इसके लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। जैसे भी हाल ही में कुछ बाबाओं का खेल ऐसा खेला था कि ठीक है उनको हाईलाइट किया, हाईलाइट होने के बाद जब उनको लगा कि ऐसे बाबा बहुत सामने निकल के आने लगे तो जितना ज्यादा हो सकता है इस तरह के शेल्टर होम की तहकीकात की जाए जहाँ बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि मूक बधिर बच्चियां भी रहती है, विकलांग बच्चे भी रहते हैं और छोटी बच्ची अभी बिहार का भी एक ताजा केस हुआ है। वजह क्या नजरअंदाज कर दिया जाता है या अपने जिनकी जो ड्यूटी है उसके प्रति लापरवाही कहें? वजह क्या है? कोई तो वजह है कि चलिए एक घटना होती है तो माना जा सकता है कि भाई एक्सीडेंटल कुछ हो गया, अभी किसी के पहचान में नहीं आ पाया, लेकिन वो भी हो क्यों जाए। लगातार हमारे यहाँ तो एक सिस्टम चलता जा रहा है, एक घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, कोई घटना रुकने का नाम नहीं। और भविष्य में ये कोई ताकीद नहीं कर सकता कि हाँ बिल्कुल आगे नहीं होगा ऐसा। कुछ अधिकारी इन चीजों से लिप्त होते हैं अपने बचाव के लिए। आप कह रहे हो नजरअंदाज वाली बात, तो मैं तो यही कहूंगी कि इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन चीजों को फाइलों में दबा दी जाती है, उन पे कोई कार्रवाई होती है, थोड़े समय के मीडिया पब्लिक का हो हल्ला होता है, कुछ समय के बाद रुक जाती है, वहाँ थोड़े टाइम के लिए बैन लग जाता है, ये हो गया। उसके बाद वही चीजें बिल्कुल सामने आने लग जाती धीरे धीरे। फिर जैसे ही कहीं कोई केस हुआ और फिर उसका वो उजागर होने लग जाता है। इन चीजों पे सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि अभी तक जितने भी केस हुए हैं वहाँ पे ऐसा कोई शेल्टर होम या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान लागू हुआ हो कि जिसकी वजह से उनको न्याय मिला हो या इस तरह की रोकने की, नियंत्रण करने की कोई कोशिश की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी आसोपा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जब भी किसी की सरकार होती है और इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिम्मेदार कोई भी लीडर हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एक बात कही जाती है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कितना ही ताकतवर हो बचेगा नहीं। ये तो सेट है। अगर कोई नहीं भी कहता है तो हम अपनी खबर में लिख के चलते हैं ये तो लिख भी दो, इसका खंडन भी नहीं होगा। लेकिन हालात ये वो ताकत का एहसास नहीं होता है। अपराधी आराम से बेखौफ काम करते हैं। इसे माने कि सत्ता का संरक्षण ऐसे शेल्टर होम्स को जो लापरवाही और इस तरह के जो ऐसगा बनाना चाहते हैं उनको मिल रहा है। देखिए, विषय इतना संवेदनशील है कि मैं इसको पॉलिटिकल दायरे से थोड़ा सा बाहर रखना चाहूँगा। हालांकि जो वर्तमान जिस परिप्रेक्ष्य आपने डिबेट रखी है और वो जो दो बड़े मुद्दे सामने आए और अरुण चतुर्वेदी जी ने कहा है कि राजस्थान में हम बैठे हैं तो यहाँ के भी इस तरह के शेल्टर होम से उसमें अनियमितताएं चल रही है, तो टिप्पणी तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उससे बाहर भी चर्चा को रखूंगा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिहार का जो मसला है उसमें ब्रजेश सिंह और वो उसकी मंत्री की जो पत्नी है उनके बीच में सारे वार्तालाप की सारी डिटेल सामने आ गई है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, मंत्री को तो ड्रॉप करो, पार्टी से तो निकालो फिलहाल और उसको एक बार अरेस्ट करो ताकि वो दबाव में चीजें सामने आए। कोई कार्यवाही नहीं है। रविशंकर प्रसाद नहीं बोल रहे, गिरिराज सिंह चुनाव में लोगों को पाकिस्तान भेज दें, लेकिन इसमें उनकी बिल्कुल बोलती बंद है। संबित पात्रा वहां डिबेट में आते हैं, इस तरह का मसला है, कोई दूसरा समाज और हो तो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। लेकिन आपने तो वो सारी हाँ। बच्चियां हिंदू हैं, उनको वहां हिंदू मुस्लिम नहीं दिख रहा। आप कहें वो 2-3 बीजेपी के बड़े निकम्मे लोग आते हैं, वो लक्ष्मीकांत भारद्वाज और एक वो अमित गोयल। आई विल नॉट, मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से, इसलिए बोल रहा हूँ वो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, उनको शर्म नहीं आता। आइए मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। अब आइए, योगी आदित्यनाथ ये तो ब्रह्मचारी हैं, इनको तो कोई डर नहीं, पीछे बेटा नहीं, रिश्तेदार नहीं, इनको कोई मार भी देगा तो कोई डर नहीं। क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है देवरिया में? खाली डीएम को सस्पेंड करने से क्या होगा? उस विभाग का जो मंत्री है
अब उस पे आ रहा हूं मैं, आपकी बात जो जोशी जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, भाई राजनेता करते क्या है। बिल्कुल ट्रू बात, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, फिर भी मेरी पार्टी का भी कोई विधायक मंत्री बनेगा, मैं सलाह दूंगा मिलकर के उनको कि भाई आपको जो सैलरी मिलती है, आपको गाड़ी घोड़े ये सब मिलते हैं, केवल आपको यहाँ के एसी चैम्बर में बैठने के लिए नहीं मिलते। आप ऑल ऑफ ए सडन पहले तो आपको लिस्ट मंगानी चाहिए, उसको योगी आदित्यनाथ को ऑडिट करनी चाहिए थी अब तक, और सार्वजनिक करना चाहिए था कि देवरिया के डीएम को सस्पेंड करने से पहले उस विभाग का जो मंत्री है, इस तरह के जितने संरक्षण गृह हैं उनकी लिस्ट उसने आज तक मंगाई क्या, मंगा के उसने उनके निरीक्षण के लिए अधिकारियों को भेजा क्या, 100 में से 2 में वो खुद गया क्या, बालिकाओं से पूछा क्या कि बेटी बच्चियां तुम्हारे साथ कोई ऐसा तो नहीं करता है, अकेले में पूछा क्या, उसके संरक्षण गृह के मालिकों को दूर बैठा करके और उनको बिना बताए पूछा क्या। दिस इज ऑल ए मिनिस्टर शुड डू। इफ भगवान ने मेरी किस्मत में अगर मंत्री कभी बनना लिखा, देन आई विल शो कि कैसे मंत्री को काम करना चाहिए। और पंडित नेहरू ने ये लीक डाली इस देश में, चाहे हमारी पार्टी रही हो चाहे भाजपा आज है, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो इसलिए क्वेश्चन इनको मैं ज्यादा करता हूं, लेकिन पंडित नेहरू ने लीक डाली। 1948 में भाखड़ा नांगल का शिलान्यास करने गए और 58 में जब 56 में जब उसका उद्घाटन किया तब गए। 8 साल में नेहरू 8 बार गए वहां, हर साल 1 बार गए और आधा घंटा श्रमदान किया। लोगों ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, उनका कि ये सुनिए जोशी जी, मेरी बात सुनिए, मैं लीक की बात कह रहा हूँ, अपनी लीक से हटके बात कर, एक बार हटके नहीं कह रहा हूँ, सुनिए एक बात कह रहा हूँ, एक बात नहीं, आप जो बात कर रहे हो उसमें एक मेरा सवाल है, ये बात नहीं, सवाल तो सुनिए आप जो कह रहे हो सारी बातें सवाल, लेकिन मेरा सवाल भी से जुड़ा हुआ। अरे सर मेरी सवाल तो सुनिए, आप ये बताइए मुझे कि पंडित नेहरू जी का वक्त आप याद कर रहे हैं, आप थोड़ा सी झांक के देख लीजिए कि आपकी पार्टी के कितने नेता मंत्री विधायक इस बात को फॉलो करते। मैं तो आप ही कह रहा हूँ ना आपको, फिर मैं तो अब साहब को इसे बात कह रहा हूँ, आपको बात को मैं जानना चाह रहा हूँ, मत पूछिए कितने लोग आप फॉलो कर रहे हैं इस बात डिबेट को। सेमी पॉलिटिकल रखूंगा नंबर, मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं इसीलिए मैं वर्तमान की जानकारी जानना चाह रहा हूँ। आ गया है इस देश के अंदर योगेंद्र जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा है कि मेरी सरकार बनी तो मेरे मंत्री जो पार्टी के होंगे उनको मैं सलाह दूंगा। समय आ गया ये देश समझे कि पंडित नेहरू ने जो लीक डाली थी, आप मुझे उसी पे टोक रहे हो। मैं वही कह रहा हूं, नेहरू की लीक को पकड़िए। 8 साल वो आदमी भाखड़ा नांगल पे गया 8 बार हर साल, और आधे घंटे श्रमदान किया। अर्थात क्या था, इस एक इंडिकेशन है, एक लीक है। और मैं आपको बताता हूं कि आप ये छोड़िए, अरुण चतुर्वेदी से 15 किलोमीटर दूर जहां बैठते हैं, वो विमंदित बच्चे एक दिन में 11 मारे गए प्रदूषित पानी की वजह से। याद नहीं है जामडोली में, आपने ये डिबेट यहीं करवाई थी, मैं ही आया था, पंकज जी आए थे, कोई और आए थे, और 11 और 30 भर्ती हुए एक ही दिन में, आप भूल गए वो। तो ये नॉन परफॉर्मेंस की बात जिम्मेदारी लानी पड़ेगी। दूसरी बात, एनजीओ को सरकार पैसा दे या कोई सेठ पैसा दे या समाज पैसा दे, आपको उन एनजीओ की लिस्ट रखनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। रजिस्टर्ड एनजीओ है, कोई सरकार हो, बात भी उसकी हो ही नहीं रही, और उनका नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए कि वहां क्या गतिविधियां चल रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आपने जो बात उठाई, बिल्कुल सही बात उठाई है कि पुलिस का ये काम नहीं है कि वृद्धाश्रम जाए, समाज कल्याण के अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो वृद्धाश्रम जाए, और मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो उन वीडियो क्लिप्स, वो समाज कल्याण अधिकारी जो गया उसकी वीडियो क्लिप्स उसके पास व्हाट्सएप से आए, मेल से आए, और वो उतनी तारीख को गया, उसकी शाम तक आए। और मंत्री की देखिए, देश चलाने वाला है, पावर दी है उनको, नीति निर्माता है, वो क्या 6 बजे घर चले जाएंगे? दे शुड वर्क टिल 10 PM, 6 AM to 10 PM शुड बी मिनिस्टर्स टाइम। क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा है परशुराम जी, मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा इस बात को। सरकार अगर कभी आपकी मौका मिला तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। आपको बस आप मायने नहीं रखते साहब, मैं तो इधर आदमी हूं, झोला छोड़ के आया हूं, मुझे इस बात का डर नहीं लगता कि मंत्री को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो साफ कहता हूं कि मिनिस्टर मीन्स मोस्ट पावरफुल सिटीजन ऑफ द स्टेट और द कंट्री। जिन्हें चुने लोग होते हैं, वो अगर लिथार्जिक रहेंगे, अगर वो डंडा चलाएं सही, तो सवाल ही क्या है। और एक और बात है, मैं तो सुझाव कांग्रेस को भी दूंगा, मैं कांग्रेस में हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको आप लॉ एंड ऑर्डर भी देते हो, उसको रेवेन्यू कलेक्शन भी देते हो, रेवेन्यू देते हो, फिर उसके बाद आप सारे विभागों की मॉनिटरिंग देते हो। व्हाई डोंट यू कीप 2 DMs?
one for the law and order and general, management of the district, other for monitoring of the departments. जी तो जी अपने आप परफॉर्मेंस सुधरेगी। चले मैं लौटूंगा आपके पास में। पंकज जोशी साहब हमारे साथ में। पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुद्दा ऐसा है कि जिसपे अंकुश नहीं लगाया जा सकता, या उस पे ये कहें कि एक डेप्थ तक नहीं जाया जा सकता कि हमारे यहाँ पे कितनी बच्चियां, कितने शेल्टर होम्स है, कितने विमंदित बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, उनकी कोई जाकर के देखे। कहा बहुत लंबी लंबी बातें जाती हैं। जब अगर एक घटना होती है तो बिल्कुल एक एक बच्चे को सहलाया जाता है कि नहीं अब अन्याय नहीं होगा, स्लोगन से बहुत सारे दिए जाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी सच्चाई सामने आती है जिससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि हो क्या रहा है ये सब कुछ, और एक घटना से हम सबक नहीं लेते हैं। योगेंद्र जी, आपने बात बहुत ठीक की और मैं कह रहा हूँ आप आज जो डिबेट थी, आज डिबेट बेसिकली इसी बात पे थी, लेकिन फिर भी शायद राजनीतिक पार्टियां वापस वही आ गई जिस बात की चिंता थी। वही बात जो है मेरे सहयोगी ने कहा कि आज 50-55 साल की शासन करने के बाद जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम आप 55 सालों में नहीं अडॉप्ट करा पाए, आप लगातार नहीं करा पाए, आप बेसिकली उन जो संशोधन थे वो नहीं करा पाए, वो चीजें नहीं रख पाए। उसके बाद आज जो है वही प्रश्न आज जो है जनता के ऊपर या दूसरी पार्टी पे लाद देना, मेरे ख्याल में आज इस चीज की बहस नहीं है। आज वास्तव में बहस इस चीज की है, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि हो क्या रहा है, क्या चीजें हैं। आज जोशी जी ने कहा, बाबी जी ने कहा, मेरे ख्याल में ये वास्तव की बात है कि इस समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति उद्वेलित है कि ये चीज क्या है, क्या ऐसी स्थितियां हो रही हैं। और आप खुद देखें तो लगातार ये बात जो होती है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार नहीं है। लेकिन मैं आपको दो छोटे उदाहरण देने के लगातार आ रहा हूं। अभी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार होती तो हमारे मंत्री थे। मैं कह रहा हूं आपके तो सरकार के मंत्रियों ने खुद ने ऐसा किया, तब अंदर है वो। सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से आप सुनिए, मैं बीच में बोला नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं बोला। चलिए मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको है ना, सबसे पहला बात की बात है तो बात की बात है। यदि अजमेर कांड को आप देखेंगे, इतना पुराना कांड था अजमेर कांड, उसके अंदर जिन जिन के नाम थे आज वो कहां पर है और उनको पार्टी ने उन पर क्या क्या किया। और आज अभी कुछ ही दिन पहले उनके चुनाव हुए तो आपने उनको क्या कहां तक नवाजा। मैं कह रहा हूं ये ज्यादा बड़ी पुरानी बात नहीं है, लेकिन आज बात मैं नहीं करना चाहता कि आपको दोषारोपण आप दोनों बात कर दी आपने। नहीं कर रहा, मैं वहीं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। इसलिए ये तो इसलिए कहा कि इन्होंने कहा उस चीज को लेकर के दोनों बातों का जवाब दूंगा मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आज आप जो चीज बात कर रहे हैं, बहुत सारे कांड मंत्री क्या आप जो है नैना सानी से लेकर के जेसिका लाल से लेकर के मनु शर्मा से लेकर के जितने आप कांड बताएंगे, मैं क्या ढेरों फहरिस्त होंगी। लेकिन लगातार मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूं। पंकज जी एक बात सुनिए, आपकी बात रेगुलर रखिएगा। मेरा जो मजमून है इस एजेंडे का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके वक्त ऐसा हुआ था, एक दूसरे को आईने का भी नहीं आ रहा सर। मैं तो सिर्फ एजेंडा मेरा जो एजेंडा सर मेरा एजेंडा ये है कि क्या आसाराम बापू के वक्त जो घटना हुई उससे हम एक सबक ले सकते थे कि इन बाबाओं के आश्रम में कहीं और बच्चियां तो नहीं है। डेरा सच्चा सौदा से हम सबक ले सकते थे तो मदन दाती के दांत नहीं निकलते बाहर। ये मुझे लगता है कि हम एक घटना से किसी से कोई सबक नहीं ले रहे। पार्टी सरकार इनकी भी रही, आसाराम बापू के वक्त किसी होम्स को चेक नहीं किया गया। सर मैं वही आ रहा हूं, सर मैं वही आ रहा हूं, उसी चीज पे आ रहा हूं। मैं नहीं आना चाहता, लेकिन उन्होंने जब ये प्रश्न उठाया तब आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तभी मैंने कहा कि जोशी साहब ने कहा, क्योंकि ये जो समस्या है ये खाली हम सरकारों पे ढोलते रहे तो निश्चित रूप से समस्याएं विकराल रूप धारण करती जाएंगी। जो चीजें सबसे बड़ी चीजें थी कि आप देखें कि इन जैसी घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा चीज था, बिल्कुल जोशी ने कहा कि सरकार की फंडिंग थी, लेकिन सरकार की फंडिंग के साथ सबसे बड़े जो एनजीओ का था, लोगों ने नाम तो एनजीओ रखा कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि ऑब्जेक्ट है कि हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो उसका कृत्य है वो इतना जो है भयानक है जिसकी हद नहीं। और लगातार इसीलिए कहा गया कि इन एनजीओ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो एनजीओ चल रहे थे वो केवल सरकार की उससे नहीं बल्कि आप देखें तो विदेशी फंडों से भी लगातार जो है लिए जा रहे थे। उनके कारण जो है जिस तरीके के हालात बन रहे थे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आज बालिका वाले मामले रहे हो, अदर मामले रहे हो, तो उन पे कोई कंट्रोल नहीं था। लगातार जो है देखो इस सरकार ने, मैं कह रहा हूँ आपको इतना कह सकता हूँ कि हाँ हम लोगों ने जो है सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। नहीं, सरकार का दायित्व था ना। इसीलिए जो है मोदी जी जब शुरू में आए तो उन्होंने सबसे पहले जब 1 लाख एनजीओ के लिए कहा कि भाई इन एनजीओ की जो राशि है इनके हिसाब लगातार जो है, क्योंकि 40 साल से आप ना रिटर्न भर रहे हैं, ना आप जवाब दे रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि फंडिंग कहां से आई, ना ये बता रहे हैं कि फंडिंग ये है। और मैं आ रहा हूं, वही आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं, और इसमें वहीं पे आ रहा हूं, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, आपकी जो बात मानते हैं, है ना। और मैं उन चीजों पर कह रहा हूं कि इसके लिए सरकार ने कहा कि जो भी एनजीओ हैं
उन एनजीओ की जो है लगातार जो है इनके रिकॉर्ड होने चाहिए, और जो एनजीओ थे उनको बंद किए गए, काफी सारे जो एनजीओ थे उन पर रोक लगाई गई कि इनकी जो है बाहर से फंडिंग नहीं होगी, उनके ऊपर रोक लगी। तो बेसिकली आप खुद देखिए लोकसभा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर रोक लगी। मैं कहूँ कानून बना, जो भी चीजें थी ठीक थी। दूसरी बात मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं आ रहा हूँ, फिर उन्हीं चीज पे आ रहा हूँ। आपने जो बात कही कि आज सबसे बड़ी चीज क्यों पनपती हैं ऐसी चीजें क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि सरकार की तरफ से यदि हमें सजा जो है वो 5 साल 10 साल 20 साल और 25 साल तक सजा नहीं होगी, हमें शायद जो है होगी भी तो कम होगी। तो उसमें आप लगातार देखें कि लगातार जो है मामले आए, कार्रवाई हुई, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद जो है आप सीधे गए न्यायालय में सालों साल केस चलते रहे। सरकार ने अभी राजस्थान के अंदर बताऊंगा आपको 55 पास को कोर्ट की जो है इजाजत दी, और उनके खोलने के बाद लगातार इस चीजों पर ध्यान दिया, क्योंकि अब हमें आवश्यकता है, वास्तव में बात आवश्यकता है कि इन चीजों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, वास्तव में जो है सरकारों को जो है ये चीजें होनी चाहिए कि अब जो लोग इन चीजों में आ रहे हैं उनके प्रति लगातार जो 6 महीने 8 महीने फास्ट छोटा सा सवाल है पंकज जी, 4 साल हो गए ना, छोटा सा सवाल है, रिकॉर्ड ही नहीं रख पाई क्या? पंकज जी छोटा सा सवाल है, पंकज जी छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल, पंकज जी छोटा सा सवाल ये है, मैं तो ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट में मिनिस्टर कुछ से मायने रखता है कि नहीं रखता? मेनका गांधी जी की पीड़ा को सुनिए आप, उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर के उन्होंने कहा कि जिससे ज्यादा निकम्मापन नहीं हो सकता है कि मैंने 1 साल पहले पत्र लिख करके राज्यों से कहा था कि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, इनकी एक बार ऑडिट होनी चाहिए, उनमें जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन किसी ने आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि हाँ यहाँ जाकर के फला व्यक्ति ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। मुझे एक चीज बताइए, आपके यहाँ पे अगर कहीं कोई घटना हुई तो उस वक्त तो नेता दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जांच क्यों नहीं की जाती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है? मदन दाती के आश्रम में अगर गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज चल रहा है तो सिर्फ वहां पे नेता आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, ये कोई नहीं देखा जा करके कि यहाँ बच्चियां भी रहती हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, कौन से क्लास के स्टूडेंट्स है, कहाँ की रहने वाली है, ये देखने की इसने जहमत नहीं उठाई। डेरा सच्चा सौदा के यहाँ पे अगर नारी आश्रम चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, किसी ने जाके नहीं देखा। इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े नेता उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। तो ये सब चीजें, इससे लगता नहीं आपको कि पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है? जब लगता है कि सीएम का कैंडिडेट हो या बनने वाले सीएम हो या सीएम खुद हो किसी भी पार्टी के, वो जाकर के वहां अगर उन चरणों में नतमस्तक हो गए तो लोकल ब्यूरोक्रेसी या पुलिस ऑफिसर वो चाहेगा कि वहां हाथ डालने की कोशिश करें? नहीं, देखिए ये तो आप वो वहीं पर आप जो खुद ही जवाब देने सीखा कि भाई ये जो चीजें हुई इन पे कार्रवाई कब हुई? ये क्या कोई 6 महीने 8 महीने में बन गए क्या? इतने बड़े बिल्कुल नहीं बने ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आसाराम बापू का जो केस है सर, मेरे ख्याल में 6-7 साल हो चुके होंगे उसको भी। बिल्कुल उस वक्त से ही अगर ध्यान दिया जाता कि चलिए और बाबाओं के आश्रम है, गुरु पूर्णिमा के नाते जाकर के जरा देख तो लें कि हालात के यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे लगता है कि उसी से काफी कुछ होता। किसी ने कोई कोशिश की इसी तरह से, चाहे देवरिया की बात हो चाहे बिहार के मुजफ्फरपुर की बात हो, किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की कभी। बाबाओं की नहीं, मैं कह रहा हूँ बाबाओं की नहीं, आप मदरसों के भी हालत देखेंगे तो वहां पर भी जो है मैं तो कहता हूँ हर जगह के मुझे ध्यान है एक मिशनरी का आज शेल्टर होम था जिसमें बच्चों का मामला सामने आया था, शायद 2006 की बात है ये मेरे ख्याल में, उस वक्त कोटा या 2007 की बात है, हाँ 6 या 7 का मामला है, हाँ उस समय भी बात सामने आई। उसके बाद भी कुछ दिन हंगामा रहा, आज किसी को याद भी नहीं होगा नहीं कि वो घटना भी हुई थी कहीं। चलिए पंकज, मैं एक रोकूंगा आपको, छोटे से ब्रेक के लिए रोकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं इसमें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम जिस तरह के मामले शेल्टर होम्स के सामने आ रहे हैं, क्या इनसे कुछ सबक ले पाते हैं? जिम्मेदारी आखिर किसकी है, या महज बस इस तरह से होते रहेंगे, कुछ दिन हाईलाइट होंगे उसके बाद सब हम भूल जाएंगे? पंकज जी, ब्रेक से पर आपके पास में था, मैं थोड़ा सा आपसे कंक्लूड कराना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पिछली जो घटनाएं होती हैं उनसे कितना सबक लेते हैं, या बस केवल मुद्दा घर में है तो हम घर में और उसके बाद में सब कुछ खाक है? नहीं, देखिए योगेंद्र से मैं कह रहा हूँ सरकार के पास जब भी इस तरह के संज्ञान में मामले आए, सरकार ने जो है इनके लिए जो है चाहे कानून में संशोधन की बात रही हो चाहे कहीं भी बात रही, लगातार इन बातों को रखा। और मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में होना भी चाहिए चीजों को, लेकिन अब समय आ गया बिल्कुल कि आपने कहा कि जैसे राजस्थान सरकार ने था वही 55 पास को कोर्ट, क्योंकि हम ऐसा ही करते रहे कि हम उन चीजों के लिए कभी भी जो है ध्यान नहीं रखते चीजों पे। अगर जैसे जोशी जी ने कहा ना कि हम जो दूसरे जो महकमे
चाहे वो मदरसों की हो, चाहे मिशनरीज की हो, चाहे बेसिकली बाबाज की हो, चाहे ये एनजीओज की हो, इन घटनाओं पे जो है इनकी जो है वक्त आ गया है कि मामले जो है एक पॉजिटिव साइन लेना चाहिए, कम से कम जो है इन बातों को लेकर के सबक लेते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है प्रश्न में रहे हैं और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप सुबह निकलते शाम तक आप डिप्टी मेयर के काम में ही रहते थे। क्या मंत्रियों को वो नहीं करना चाहिए जो मैंने सुझाव दिया? आपने इसका जो कहा ठीक है, चाहे आपके मंत्री हैं, आप कहो ना कि हमारे मंत्री आगामी 4 महीने में करेंगे। आसोपा साहब देखिए, लोग आप ये तो कहो, पब्लिक को कि आप अपने मंत्रियों को जाके राय देंगे कि आगामी 3 महीने में वो काम करें। आसोपा साहब मंत्री ही नहीं, देखिए आपने जो बात की मैं कह रहा हूँ उस चीज का मैं तनख्वाह ले रहे हैं 1 लाख रुपए नहीं, मैं कह रहा हूँ आसोपा साहब मंत्री ही नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, किसी को ये नहीं कहा गया कि जनता ने कहा कि नहीं। आप सुझाव देंगे क्या भाजपा के मंत्री को? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए सुझाव नहीं मंत्रियों को ही नहीं बल्कि आप प्रत्येक लोकसभा सदस्य को जो है वो तो माना नहीं ना उन्होंने 1 साल से। सर सुनिए, मेनका जी ने आज ही तो अब तक सो रहे थे क्या? मतलब आप काम को नहीं मिलेगा। फिर वो बात कर रहे, मैं कह रहा हूँ आज इन चीजों की बजाय जो चीजें ठीक हो सकती है, जिन पे हम ठीक कर सकते हैं, आज बहस उन पे होनी चाहिए कि जिस तरीके के हालात है, आप जो कि आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कल मेनका जी ने कहा कि हाँ प्रत्येक सांसद को जो है अपने यहाँ पर होने वाले मुजफ्फरपुर के बाद अरुण चतुर्वेदी ने कितने इंस्पेक्शन किए के बाद? एक भी नहीं होना चाहिए, ये एक्सीडेंट होना है ही नहीं, किसी के साथ क्यों इस चीज की इसमें तो एक भी मामला 0% टॉलरेंस होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और सरकार जो है इस और लगातार जो है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, जो चीजें हैं, उन पे हम लगातार जो है कर रहे हैं। आपको मैंने आपको कि सरकार के बावजूद पूरे 55 देखें आज जैसी का ये था पड़ोस करता, इतने अच्छे बच्चे इस पे करता है, लोग कट्टर जो है बाल कल्याण अधिकारी को भेज दे और वो ये काम कर दे, तो ये संभव नहीं है। या कुछ संस्थाएं या कुछ ऐसी चीजें
होनी चाहिए जो पुलिस के अंडर में। मैं आपको सही कहता हूं, बिना क्यों कि अगर कहीं किसी बिल्डिंग में लड़के रह रहे हैं, लड़कियां रह रही हैं, कोई दारू मट्टून है, कोई क्या कर रहा है, तो पाएगी, कोई दूसरा विभाग नहीं पाएगा। या दूसरा विभाग हो तो वो पुलिस की सहायता ले और फिर उस पर एक्शन ले। मेरा सबमिशन ये है कि ये ऐसे विभाग बिल्कुल नेग्लेक्ट हो रहे हैं। इनके लिए मंत्री भी सबसे कमजोर होगा, इनके लिए चाहिए तो सबसे कमजोर होगा। और अगर मुख्यमंत्री इसकी मीटिंग लेगी तो बाल कल्याण की मीटिंग 7वें दिन लेगी। पहले दिन गृह मंत्री, फिर उसके बाद वित्त मंत्री, और इसका नाम पीछे पीछे वहां पर तो दूसरे विभागों पे ध्यान भी ज्यादा दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि राजनेताओं को आपस में लड़ना तो हमारे देश में प्रकृति रही। 47 के पहले तो ये एक रहे दोनों पार्टियां या कोई दूसरी पार्टी, लेकिन अब जो साफ साफ दो पार्टियां हो गई है, एक दूसरे की आलोचना के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। ये आलोचना न करें, सब किसी एक बात के ऊपर निश्चित तौर पर बैठ करके उसके नियम बनवाएं। अब हर चीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर रहा है, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट इनको बता रहा है ऐसा करिए। अरे भाई आप देखिए 1861 का कानून पुलिस का आज तक ये नेता नहीं बदल पाए। अब बताओ इससे ज्यादा क्या हो सकता है। 1860 की आईपीसी है, उसमें जिसको ये बदलते हैं, जिस धारा को ये बदलते हैं वही उसी को खराब कर देते हैं, फिर उसको वापस लाते हैं। 498 में पहले क्या होता था, अब कुछ नहीं होता, अब कहते हैं पूरी। तो मेरा निवेदन ये है कि इनको हर चीज के ऊपर बैठ करके जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाना चाहिए और कैसे कैसे इसके निर्णय करने पड़े, कैसे कैसे इसके अंदर कानून बनाने पड़े, उसके बारे में विचार होना चाहिए। अब रिश्वतखोरी जो चल रही है इसको कैसे रोका जाए? क्यों कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। करने के लिए जोर चाहिए, करने के लिए ईमानदारी चाहिए। इसमें भी ईमानदारी चाहिए कि यार अगर मेरा बच्चा किसी बाल शेल्टर हाउस में होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। मैं जाके देखूं तो सही कि मेरे जो अंडर में इतने बच्चे रह रहे हैं, इतनी बच्चियां रह रही हैं, इतनी लेडीज रह रही हैं, इतने वृद्ध रह रहे हैं, मैं जाके देखूं कि वहां वो ये वृद्ध करते क्या है, ये खाना भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाना टेस्ट करके देखें। आप देखिए कोई भी अधिकारी आज तक पुलिस लाइन में बहुत कम रेयर जाता है कि वो सिपाही क्या खाते हैं उनका खाना टेस्ट करे। थानेदार नहीं जाता कि सिपाही क्या खा रहे हैं उनको टेस्ट करने जाए। अगर वो रोज खाने लग जाए उसके लिए बाध्य हो जाए कि आपको खाना पड़ेगा, आप टेस्ट करेंगे। इसी तरह से जिस दिन आप अपने बच्चों को संभालते हैं कृपया शाम को जाकर के उनको भी संभाल लें। और जब तक हमारे राजनेता एक दूसरे की आलोचना करना बंद नहीं करेंगे, एटलीस्ट इस तरह के मुद्दों पर नहीं सुधरेगी। देखिए ये बात सही है कि ये एक जिस सरकार के कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं निश्चित रूप से वो काफी डिफेंसिव होती है, बचाव की मुद्रा में होती है कि रेस्क्यू उसकी है। ये नहीं कह सकते कि उस समय से चल रहा था ये, मैं सहमत, लेकिन इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। इसको वो सियासत नहीं बनाया जाना चाहिए कि देखिए आपके वक्त ये होता, हमारे वक्त ये होता, आपके वक्त। इससे होता क्या कि सामने वाले को ये लगता है इससे संरक्षण प्रदान हो जा रहा है। कहना कि कानून बिल्कुल और विलंब किसका हो उसमें, जब सामने चीजें आ रही हैं, बच्चियों के बयान आ रहे हैं, 164 के वो बयान दे रही हैं, उसके बाद में कार्रवाई में किस बात का विलंब है। और ये बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि दोनों में आज सबसे एनजीओ हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। किस मायने में है कि सबसे ज्यादा वॉलेंटियर्स आप लोगों के पास में हर गली मोहल्ले हर जगह होते हैं। जब उनको इस बात के लिए आप एजुकेट करते हैं कि अपने बूथ पे वोटर को लाने के लिए आपको उसको आइडेंटिफाई करना, उसको यहाँ बात कभी नहीं आ जाता सोशल स्टेटस के नाते कि कम से कम ये भी ध्यान रखे कि हमारे गली मोहल्ले में किसी को तकलीफ ना हो। वो कर क्या रहे हैं, वीक में एक दिन भी निकाल करके लीजिए, लोगों के साथ में डायलॉग रखिए कि भाई इस तरह की कोई परेशानी हो तो हम मिलकर के बात कर सकते हैं।
ये मुझे लगता है कि वो रचनात्मक भूमिका शायद खत्म हो गई है और बस केवल एक ही मकसद होता है, कैसे भी करके एन केन प्रकेन हमें सत्ता की कुर्सी चाहिए। बस असो बस अब आप लोग हालात सुधार सकते हैं, कोई भी पार्टी हो जाए, राजनीतिक दलों से और सरकार से बड़ा कुछ नहीं है। अगर ईमानदारी से उस चुनौती को स्वीकार करें, समय रहते चीजों को बुलाया जाए। आज क्या वजह कि मदन दाती अदालत की फटकार के बावजूद भी वो बाहर है और जांच में इतनी विलंबता की रही है, वो की जा रही है। और किसी केस में होता है कि 164 के बयान होते ये है उसको उठा करके टिका दिया जाता है। मदन दाती का आशीर्वाद तो मुख्यमंत्री ले रही है, इसकी क्या हिम्मत है कि उसको गिरफ्तार कर ले? कि मदन दाती के पास में केवल मुख्यमंत्री नहीं है, सारी पार्टियों के नेता जाते थे। आपकी पार्टी के नेता गए हुए हैं। फोटो आपके पास तो वो दिखाई, मैंने तो एक ही फोटो देखी है। मैं दिखाऊंगा उसका, मैं दिखाऊंगा आसाराम बापू का। सर मैं दिखा दूंगा, सारे आसाराम बापू का भी फोटो दिखा सकता हूँ आपको। आसाराम बापू की भी आप मैं बता सकता हूँ आपको कि कहना नहीं चाहिए जो सुन लीजिए कुछ ना कुछ तो के पास साला का तो हरिवार उसका समर्थन आपकी पार्टी के नेताओं ने किया था वक्त वहां जाकर। तो इश्यू ये नहीं है क्योंकि ना तो गहलोत को पता कि बाप के अंदर ना किसी महिला के लगाना वो आपके पहली बाइट में ही दे दिया होना चाहिए। मैंने आपकी बात का जवाब पहली बाइट में ही दे दिया कि भाई किसको केंद्र हो या राज्य बहुत बड़ा होगा। लोग विधायक बनने के लिए तरसते हैं, मरते हैं, क्या क्या आप तो पुलिस में रहे होती है किस तरह नहीं करो। मैं तो आपको पहले ही कह दिया कोई हो एनीबडी तो उसको तो सुबह 6 से रात 11 तक तो उसका फोन चालू रहना चाहिए, उसको दिन भर अपनी खुद की डाटा रहनी चाहिए कि खड़े हुए मीटिंग हो 5 सालों में उसको हुए और किसके राजनीतिक दबाव विपक्ष के पक्ष के प्रधान के गुंडों गुंडों किया बिल्कुल मैं तो इस बच्चे से बात कर रहा हूँ, बच्चे ये तो कह रहा हूं मैं कन्या ब्रजेश सिंह जिनको सप्लाई बच्चियां रात को रोती हुई आती थी देवरी, किनको भेजता था? गुंडों से कमतर तो नहीं सकते वो, उन गुंडों को नहीं जानता, मान नहीं सकता। मैं भी बचपन राजनीति करता हूँ मेरे पिताजी, लेकिन सब जानते हैं। इसलिए आप जो पुलिस की बात कह रहे हैं उससे मैं आप हो सकते हैं कि मैं सोच को अच्छा हो सकता है, लोग नहीं कहते। आप पुलिस को भी मत करिए। मैं कह रहा हूं मंत्रियों की पदों की 30 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन मंत्रियों को डंडा लगाइए। मंत्री जिस दिन परफॉर्म सुने क्यों नहीं लगेगा? दोनों पार्टियों के दलों के नेता बैठे लाल टपकते आपके एक सेकंड सामने दिखती है और कैसे भी उसे चाहिए। और अगर पार्टी के नेताओं को छोड़ दिया जाता है उनको बनाया जाता है और वो डमरू के तहत मुख्यमंत्री को मिलाते हैं। आपका जवाब वो मुख्यमंत्री को मिलाते हैं। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा पॉक्सो एक्ट ने कानून बन गया, कानून तो 302 का भी बना हुआ है, कानून बनने से नहीं रुकेगा।
अपराध पे नियंत्रण पॉलिटिकल के बिना नहीं हो बिल्कुल सकता। होनी चाहिए। कानून बनाइए, कौन दिखाएगा हथियारों के गठन का दिखाएगा कौन? मैं अभी आपके आने से पहले मैं दिखाएगा कौन ये? आपको फोटो दिखाता हूँ। एक बच्ची छोटी सी 12 साल की, उसका गला ऐसे दबा के उसका, मैं आपको इस गांव में रोना आ गया। आप क्या समझते हो मैं कांग्रेस का पहले आप इंसान पहले बोल रहा हूँ, भावुक होकर इतनी बातें बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पॉलिटिकल सिस्टम का क्वेश्चन है। कांग्रेस भाजपा से बाहर हो रहा हूँ मैं, मेरी पार्टी अगर मुझसे नाराज होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए कानून होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और नियम होने चाहिए। जो मंत्री ये परफॉर्मेंस सार्वजनिक 30वें दिन नहीं करेगा उसको 1 तारीख को आपके पास होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। बड़प्पन दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखाएं कहने की, जोशी जी हिम्मत दिखाएं कहने की। दोनों पार्टी अगर ये तो होना चाहिए। हम कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ या डिप्टी महापौर में, मैं तो कुछ नहीं कहता। मेयर भी रहे, ये क्यों नहीं कहते हैं कि आशोबाजी से सहमत हूं मैं? कहिए जोशी साहब, वास्तव में सरकार के कुछ मापदंड होने चाहिए कि चोर डकैत कोई भी हो, दागी हो, बागी हो, बस तारीख को हिसाब दे, कितने संरक्षण गृह में गया, कितनी मीटिंग ली, कितनी वीडियो चेक किए, जवाब कितने गांव में चेक किया, कितने गांव में सड़कें चेक की, क्या बात करें? वीडियो क्लिप मंत्री के बिल्कुल और सीएम को दे, केस को दे, को दे, बिल्कुल सीबीसी को दे, लोकायुक्त को दे, देश में शासन में कितने लोग हैं? आप वहां भरिए ना, मैं तो नहीं एक सेकंड पंकज जी, सही बात देखिए, हम उसको वहां लिख के जाएं कि सरकार कितने, ये मैं सैल्यूट करता हूं, मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, दिल से तारीफ कर रहा हूं कि पार्टी लाइन से अलग करके इन्होंने बात कही। इनको भी मालूम है कि हालात चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये आज देश को उस राजनीति की आवश्यकता है। ये अपने व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं। ये इश्यू नहीं है कि 70 साल में 56 कांग्रेस का शासन रहा, कि ये इश्यू नहीं है। देखिए, इन्होंने जो बात कही है कि जिंदगी को साफ करने के कुछ तो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वो आपको इस बात की सहमति चाहते हैं कि वास्तव में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इश्यू ये नहीं है कि 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा नहीं रहा, उन्होंने अपने शासन को भी खारिज किया है। तो आप कहना चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये पैरामीटर होने चाहिए, उसमें आप क्या चाहते हैं? हाँ योगेश भाई सहमत है क्यों, लेकिन ये सहमति खाली इस टेबल के ऊपर ये सहमति होनी चाहिए। डिबेट है, एक मिनट उनकी राय है कि ये सहमति जो है विपक्ष कहेगा कि इससे पहले हम बाकी चीजों को छोड़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो आपने दिया था महाराज, हम दे रहे ना। अब लोग क्या करें, भाजपा के विधायकों से बेटी बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर को तो सस्पेंड नहीं किया, कुलदीप सिंह सेंगर को आज सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी, सस्पेंड नहीं किया पार्टी से आपने। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का विधायक, बीजेपी से सस्पेंड करो। सर हम तो कह रहे हैं कि जिन को सीबीआई के दिया, सीबीआई में जो कोर्ट में अरे चार्जशीट बन गई उसकी, मालूम ही नहीं है आपको। सर आप कैसी बातें करते हैं? आप सच में जब चार्जशीट हो गई आता हूँ यहाँ पे, चार्जशीट होने के बाद तो जेल होती है सीधी। सर अंदर ही है वो अंदर ही है, अंदर ही है वो, तो सस्पेंड करो। भाजपा से तो निकालो, कभी का नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला। स्थिति है लोगों की, आप देखो रिकॉर्ड देख लो जाके, ही इज नॉट सस्पेंडेड फ्रॉम बीजेपी स्टिल नाउ। सर अजमेर कांड के आरोपी जो है, तो आपको चार्जशीट देके जिताया आपको, तो अभी बात करें ठीक करने की, छोड़िए नया टिकट दिया है अभी। सीटों की बात कर रहे हैं ना, सीटों की बात कर रहे हैं नाम के, भाभी जी आप कोर्ट में जाओ ना, अभी बात कर कोर्ट में जाओ, पैसे खुद पड़ते हैं, न्याय नहीं मिलता है। सुनिए पंकज जी, हम तो ये कह रहे हैं होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, लेकिन हालात कैसे सुधर सकते हैं? हालात कैसे नेता जो है, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जो है खुद प्रधानमंत्री ने कहा, अरे वीडियो सुनिए, 100 दिन के अंदर MP MLA को जेल में नहीं डाला या बरी नहीं किया,
तो मुझे तो आप पब्लिक में बस अपने प्रचार करने की विधि है, बाकी और कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार में आप लोगों ने क्या किया, मैं कह रहा हूँ आपने अपनी मजबूरी बताई ना, आपने अपनी मजबूरी में कहा कि हमारी मजबूरी है इसलिए ये घोटाले हो गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कोई घोटाले नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में वो है जो हमारी लोकसभा में जो है आप खुद का स्टेटमेंट उनका, उसको नकार रहे हैं आप। मैं एजेंडे पे जाना चाहता हूं कि मैं ये साधना चाह रहा हूं कि हम उन बच्चियों के साथ में अन्याय करेंगे, उन गरीब माता पिता के साथ में हम अन्याय करेंगे, एटलीस्ट उनके बारे में हम विचार भी ना कर सकें। और एक दूसरे की अगर हम चीजों की परतें खोलते रहेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। तो हम वो चाहते हैं कि वास्तव में होना क्या चाहिए, क्या हम सबक ले सकते हैं पुरानी घटनाओं से। अगर हम लेसन लेते तो मुझे लगता है कि पुनरावृत्ति ना होती। एटलीस्ट अब तो हम सुधर सकते हैं, हालात सुधरने चाहिए, पहले हम सुधरें, हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, हम उसको समझें। महज एक स्लोगन से काम नहीं चलेगा, उन बच्चियों के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए कि वास्तव में ये अगर नवरात्रि में हम पूजन करते हैं, उनके पांव धोते हैं, चरण धो करके पीते हैं, तो मुझे लगता है कहीं नहीं लिखा है ये सब हमारे बनाए हुए ये पुराण हो चाहे कुछ भी हो, वो तो सम्मान दिल से होना चाहिए। आत्मा हमारी कहती है हर बच्चे के प्रति आपका समर्पण और सम्मान होना चाहिए। मत धोइए आप उनके पांव, कहीं कोई नहीं कहेगा, लेकिन उनके सम्मान तो करिए। कम से कम इस तरह के शेल्टर होम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे तो डालें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सम्मान उनका यही होगा। बहुत साल पहले सर आपके हाथ में आया होगा केस, बाल रश्मि सोसाइटी वाला केस आपके हाथ के नीचे आया होगा वो केस। आप सोचो कि इतने बरस पहले एक केस था, तब तो मुझे भी समझ नहीं थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब उस केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ना। आज भी वो एनजीओ चल तो रहा है, लेकिन आज वो बात नहीं रही उसके आज इतने साल होने के बावजूद भी, क्योंकि अगर उस पर कोई पुख्ता कार्रवाई हुई थी उस पर। देखिए बिल्कुल भाभी जी, जोशी जी और मैं योगेश जी की बात से सहमत हूँ। बात सही है कि आप पार्टियों को न केवल विधायक है बल्कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से वो जो चीजें हैं कि वहां तक लानी पड़ेगी कि हम खाली चुनावी मुद्दे पर जो है चुनाव जिताना पार्टी कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो, ताकि निश्चित रूप से हम जहाँ रह रहे हैं जहाँ ये हो रहे हैं उनकी भी जो चीजें हैं ये दायित्व बनने चाहिए। और इनमें यदि आज निश्चित रूप से हम ये शपथ लेके जाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ये काम करेंगे, और चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, राजनीतिक पार्टी के कोई भी लोग हों, तो बेकार में निश्चित रूप से जो है। नहीं तो यहाँ तो पार्टी के मुद्दे आए थे, कभी यूं नहीं कहते देश का मुद्दा है, तब पार्टियां दोनों एक क्यों नहीं होती उस समय? मैं कह रहा हूँ देश हमारे विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के यदि कार्यकर्ता भी है तो उसका भी दायित्व बनता है। मेरा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। समय कम है, मैं आप दोनों को छोटा छोटा समय, तो देखिए हम लोग सुझाव दे सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इश्यूज को। करने वाले तो देखिए भारत का लोकतंत्र है, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में वहां की संसद सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र पवित्र मंदिर होता है। अब वहां भी अगर निकम्मापन हो तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता कि ये वही होगा कि बाबा जी आगे आके तो हनुमान जी के चोला चढ़ा रहा है और जैसे बुकलेट पीछे जाकर के एक बोतल भी टिका के आ रहा है। मुझे लगता है अगर ये दोहरा चरित्र अगर संसद में बैठने वाले लोगों का होगा फिर तो अन्याय होगा इस देश में। आपसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए अब इसमें? सबसे पहला तो ये है कि इस की घटनाओं को चाहती है कि आज शर्म हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल मुद्दे उठाए जाते हैं ना, इन चीजों से उनको परे ये सोचे कि देश की समझ को, क्योंकि अभी भी इतनी बहस हुई है इन दोनों में, जो दोनों पक्षों ने अपने अपने रखे हैं, मुझे तो जहां तक रखे अपनी पार्टी के पक्ष रखे हैं। जहां तक जिस मुद्दे पे हम लोग की बात कर रहे थे वहां कोई निवारण या कोई ऐसा सुझाव नहीं आया इस तरफ से, ऐसा होना चाहिए। जी जोशी साहब, आखिरी सवाल आपसे है मेरा। कुछ राजनीतिक दल आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं से लेसन ले पाएंगे या लेसन लेते होंगे कि पुनरावृत्ति न हो? चलिए घटना हो गई, कोई बात नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, कम से कम आगे के लिए तो विचार करें। देखिए ये 5 साल के लिए पहले राजा के लिए होता था जब तक मर नहीं जाए, 5 साल के लिए आते हैं तो 5 साल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करते हैं, फिर ये अपने चुनाव में लग जाते हैं, फिर ये आश्वासन देते हैं भाई हम दोबारा आएंगे तो देखेंगे। इस तरह की प्रक्रिया इस प्रजातंत्र में रहती है। अब इसको क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर हमारे यहाँ एक बीट कांस्टेबल प्रणाली चलती है। बीट कांस्टेबल के पास डायरी होती है, उसके पास प्रत्येक जगह के खाने बने रहते हैं अलग अलग, उसमें किराएदारों का, बदमाशों का, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का, ये इस तरह का है, उसमें वृद्ध जन जितने रहते हैं उनका है। मेरा ये निवेदन है कि अब समय यह आ गया है कि बीट कांस्टेबल और उस थाने के हल्के का जो अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी निश्चित करनी चाहिए, उसके लिए उसको जाब्ता देना चाहिए। और बीट कांस्टेबल क्योंकि बंबई में तो बड़ी तगड़ी है, यहाँ अभी लागू ही नहीं हुई और उस तरह से लागू नहीं हुई जिस तरह से लागू होनी चाहिए। अगर ये चीजें उस बेस के ऊपर नीचे अगर वो कांस्टेबल जाकर के चेक करेगा तो कांस्टेबल कहीं न कहीं तो वो बात अपने एसएचओ को कहेगा, और एसएचओ कहीं न कहीं देखिए प्रत्येक चीज में जितने कानून हैं
उन कानूनों पर कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को है, चाहे वो कानून किसी भी विभाग का हो, लेकिन किसी कानून में ये नहीं कि पुलिस को अधिकार नहीं है। इसलिए इसमें पुलिस को बेड़ा उठाना पड़ेगा, पैर उठाना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी। चले, मैं समझ हो गए और मुद्दा बहुत गर्म है और मुद्दा ऐसा भी है कि समाज को टच करने वाला, समाज को छूने वाला। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, आपके आसपास इस तरह की कहीं पे भी कोई अनैतिक गतिविधि या लगता है कि आपको कोई संदेहास्पद स्थितियां चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज करिए, आप मीडिया को मैसेज करिए, या आपको लगता है कि कोई रिटायर्ड ऑफिसर होगा, कोई होगा जो मदद कर सकता है आपकी, आप जरूर उठाइए। आप आंख मूंद करके मत बैठिए। मुझे लगता है कि अगर स्थितियां होंगी तो सरकारों की भी आंखें खुलेंगी, क्यों वक्त आ गया अब जागने का। जागे, नहीं तो महज एक स्लोगन रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ वोट के लिए। अगर इसको वास्तव में अमली जामा पहनाना है तो आपको भी आंखें खोलनी होंगी, हमें भी आंखें खोलनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।